हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का जो प्रश्न है वो ये है कि सुस्पष्ट कीजिए मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था। यह प्रश्न सृजन दैनिक उत्तर लेखन जो बैच 10 जुलाई से शुरू है, 10 जुलाई से जो बैच शुरू है उसके डे 1 का प्रश्न है। तो प्रश्न की स्ट्रक्चरिंग करेंगे कि इंट्रो में, मेन बॉडी में, कंक्लूजन में क्या होना चाहिए और क्या इस प्रश्न का आंसर एनसीईआरटी बुक को आधार बना करके लिखा जा सकता है कि नहीं, उस पर बात करेंगे। क्योंकि आपने इसके पहले के वीडियो आपने देखा होगा तो वहाँ पर कई सारे प्रश्नों का आंसर एनसीईआरटी बुक से कैसे लिखा जा सकता है उस पर मैंने डिस्कशन किया है और वो सभी के सभी प्रश्न आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे भी गए हैं। उसी तरह यह भी प्रश्न यूपीएससी सीएससी एग्जाम 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या एनसीईआरटी बुक को आधार बना करके लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, उस पर भी मैं बात करूंगा। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी हो जाता है वो ये होता है कि प्रश्न के नेचर को समझना। क्या प्रश्न को पढ़ने के बाद आपके माइंड में ये हिट हो रहा है कि नहीं कि आंसर में, मतलब भूमिका में, मेन बॉडी में और निष्कर्ष में क्या लिखा जाना चाहिए। ये प्रश्न पढ़ने के बाद क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये जो प्रोसेस है ये आपके अंदर डेवलप हो जाना चाहिए। क्योंकि यदि मेंस एग्ज़ाम में वहाँ पे टाइम को बचाना है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि प्रश्न पढ़ने के बाद आप बड़ी आराम से सोचते रहेंगे कि यार देखिए इस प्रश्न में ये इसका आंसर ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसे लिखा जाना चाहिए, या वहाँ पर बहुत ज़्यादा समय देकर कि जब आप सोचेंगे तो आपका समय भी बहुत चले जाएगा और पूरा आंसर लिख भी नहीं पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप प्रश्न को समझें कि आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए और ये प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए। इसके लिए आपको डेली आंसर राइटिंग करना होगा, जो वीडियो लेक्चर अपलोड हो रहे हैं वो देखने होंगे और जो एग्जामिनर के द्वारा सजेस्ट किए जा रहे पॉइंट हैं उनको भी देखना होगा, आपको समझना होगा, तभी जा कर के आप एक अच्छी स्थिति में हो पाते हैं, राइट। लास्ट में हम क्या करेंगे, किसी एक अभ्यर्थी की कॉपी को लेंगे, जो सृजन ग्रुप में शामिल जो बच्चे हैं उनमें से किसी एक की कॉपी को लेंगे और देखेंगे कि क्या उस कॉपी से कुछ हम सीख सकते हैं या उनकी कुछ गलतियों से या उनकी कुछ अच्छी चीज़ों से जो उन्होंने लिखा है उससे हम क्या सीख सकते हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो प्रश्न को पढ़ें। तो प्रश्न पढ़ने में क्या है कि मध्य 18वीं शताब्दी का जो भारत है, मतलब एक तरह से जो 1720, 30, 40, 50 की जो स्थिति है उस टाइम पे भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से ग्रसित था, राइट। तो प्रश्न पढ़ने के बाद ये बात तो प्रश्न क्लियर कर रहा है कि मध्य 18वीं शताब्दी का जो भारत है राजतंत्र, विखंडित राजतंत्र की छाया से ग्रसित था। वह किस प्रकार था उसे तो आपको बताना है, लेकिन मध्य 18वीं शताब्दी का से पहले का जो भारत था, जो पहले का राज्यतंत्र था, वो विखंडित नहीं था। प्रश्न ये भी कहना चाह रहा है। तो विखंडित नहीं था तो वो कौन सी ऐसी सत्ता थी जिसने पूरे लगभग भारत को केंद्रीकृत कर रखा था, वो सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित थी। उसका नाम आपको उस सत्ता के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो सत्ता कौन सी थी। दूसरा, जब ये सत्ता इतनी सर्वोच्च थी और पूरे लगभग भारत पर अपना वर्चस्व बनाए रखी हुई थी, तो कौन से ऐसे कारण आ गए जिससे यह सत्ता टूटी, कमज़ोर हुई, जिससे भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से ग्रसित हो गया। मतलब भूमिका में आप उस सत्ता का नाम और वो कौन से कारण थे जिससे ये सत्ता कमज़ोर हुई और ये स्थिति देखने को मिली, आपको ऐसा लिंक करके भूमिका की शुरुआत करनी पड़ेगी। मतलब आप भूमिका में बताएंगे कि मुग़ल जो सत्ता है वो पूरे लगभग भारत में अपना वर्चस्व जमाए रखी हुई थी मध्यकाल में, लेकिन 1707 में, अब कारणों में 1707 में औरंगज़ेब के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों का कुशल ना होना, योग्य ना होना, उसकी वजह से, और 1739 में नादिर शाह का अटैक, ये सब कहीं ना कहीं मुग़ल सत्ता को कमज़ोर किया और परिणाम स्वरूप ये स्थिति देखने को मिली, राइट। मतलब ये फिर आप हेडिंग डाल देंगे भूमिका के बाद कि विखंडित राजतंत्र की छाया से ग्रसित भारत, कुछ इस तरह से अपने आप से बना करके हेडिंग डाल देंगे। फिर कैसे विखंडित राजतंत्र की छाया से ग्रसित था उसके बारे में लिखेंगे। अब मेन बॉडी पे आएँ, इससे पहले एक बार हम चल के देख लेते हैं क्या एनसीईआरटी से ये चीज़ें लिखी जा सकती थी जो मैंने अभी डिस्कशन किया कि भूमिका में, कि ये जो सत्ता है और ये जो कारण है क्या आपको एनसीईआरटी बुक में देखने को मिलेंगे। देखिए, ये एनसीईआरटी बुक है क्लास 11th की, राइट, और सॉरी क्लास 7th की है क्या, हाँ 7वीं क्लास की एनसीईआरटी है। और चैप्टर आप देखें तो 10वां चैप्टर है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन।
अब आप ये सब पढ़ेंगे तो हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा समय जाएगा। हम चलते हैं सीधा यहाँ पे, मुग़ल साम्राज्य और परिवर्ती मुग़लों के लिए संकट की स्थिति। यहाँ पर देखें तो लिखा गया है कि मैं जो ज़रूरी चीज़ें उसको मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, आप ये बुक ओपन कर सकते हैं, खुद से पढ़ लीजिएगा। जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सब चीज़ें वहाँ पे आपको दिखेंगी। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों का बहुत अधिक खर्च कर दिया था। ये सब मुग़ल जो सत्ता थी वो कमज़ोर, मुग़ल काल के कमज़ोर होने के कारणों पर हम देख रहे हैं, राइट। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी थी। जो साम्राज्य के प्रशासन की जो कार्यकुशलता थी वो समाप्त होने लगी थी। मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था, राइट। उसी तरह आगे देखें तो उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गई थी। किसको मिल गई थी? सूबेदार के रूप में जो नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखने लगे थे। मतलब ये जहाँ अलग अलग हुआ करते थे, अब नियंत्रण अलग अलग होते थे। अब क्या हो रहा है कि सूबेदार जो होते थे, नियुक्त अभिजात जो वर्ग थे, उन्हें राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य का विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुँचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। ये सभी कारण क्या है? मुगल सत्ता को कमज़ोर करने के। फिर इसके बाद हुए ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध, चलिए ये सब पढ़ेंगे तो दिखेगा, कारण में ही है। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। मतलब मुग़ल सत्ता की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसी बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी मात्रा में धन दौलत ले गया, राइट। तो आप देखें तो ये सभी कारण कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे तो मुग़ल सत्ता को कमज़ोर कर रहे हैं। एक चीज़ और आप देखें तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि एक मिनट, इसमें लिखा है कि अध्याय 4 में आपने देखा कि मुग़ल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था, राइट। और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे, ऐसे अनेक कारण हैं। तो ये चीज़ें पढ़ने के बाद मालूम तो पड़ रही है ना कि मध्यकाल में जो मुग़ल सत्ता थी वो कहीं ना कहीं मजबूत थी, बहुत ही ज़्यादा अपनी अच्छी स्थिति में थी। लेकिन ये बाद में जो 18वीं शताब्दी में ये जो कुछ कारण रहे जिन्होंने मुग़ल सत्ता को कमज़ोर किया। अब मुग़ल सत्ता को कमज़ोर किया तो स्वाभाविक सी बात है कि जो राज्य एकदम तड़प रहे थे स्वतंत्र होने के लिए, उनको मौका मिला और स्वतंत्र हुए, वो मेन बॉडी का पार्ट हुआ। लेकिन अब यहाँ भूमिका लिखनी हो तो मैंने ये देखिए लिखा है वही बात कि मध्यकाल में मुग़ल शासन भारत में सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित था, किंतु 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव एवं 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने केंद्रीय सत्ता को कमज़ोर कर दिया। परिणाम स्वरूप 18वीं शताब्दी के मध्य तक देश क्षेत्रीय राज्यों में बट गया। अब इसके बाद जब मैंने यहाँ पर लिख दिया कि देश क्षेत्रीय राज्यों में बट गए, तो यहाँ पर अलग से हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं कि विखंडित राजतंत्र की छाया से ग्रसित था, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक जो देश था, जो भारत था, वो विखंडित राजतंत्र की छाया से ग्रसित हो चुका था। लेकिन मैंने अक्सर ये चीज़ बोला है कि जो प्रश्न में लिखे शब्द होते हैं उनको आप हूबहू रिपीट मत करिए, उससे कहीं ना कहीं भूमिका और या आप जब आंसर में ऐसा कर रहे हैं तो आपका आंसर कमज़ोर हो जाता है। मेन बॉडी में आप ऐसा करें तो आपका आंसर कमज़ोर हो जाता है, आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपने ये समझ लिया कि उस प्रश्न के आंसर की जो भूमिका होगी उसको आप ये क्लास 7th की जो NCERT है वहाँ से आधार बना करके लिख सकते हैं, राइट। चलिए अब मेन बॉडी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें क्या हुआ कि जिस तरह से आप देखेंगे कि जब मुग़ल सत्ता कमज़ोर हुई तो बंगाल हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, ये ऐसे राज्य थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। बंगाल आप देखेंगे तो इसने 1717 में मुर्शिद कुली खां द्वारा, अवध में शहादत खां 1724, हैदराबाद आप देखेंगे तो 1724 ये भी है आसफ जाह द्वारा,
इन सभी क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। उसी तरह आप देखेंगे मराठा देखेंगे, सिख को देखेंगे, जाट को देखेंगे, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और स्वतंत्रता मुग़ल सत्ता से लड़ कर के ली। जो सिख थे, जाट थे और मराठा थे, ये इन्होंने जो अपनी स्वतंत्रता थी उसको मुग़ल शासकों से लड़ कर के लिए। लेकिन वहीं आप देखें बंगाल, अवध, हैदराबाद के जो शासक थे, ये इन्होंने स्वतंत्र तो घोषित किया अपने आप को, लेकिन इन्होंने मुग़ल सत्ता से अपने औपचारिक संबंध बनाए रखे। तो कुछ इस तरह से आपकी मेन बॉडी होगी। अब मेन बॉडी के जो आंसर हैं, जो कंटेंट हैं, क्या एनसीईआरटी से लिखे जा सकते हैं? बिल्कुल लिखे जा सकते हैं। देखिए कैसे लिखे जा सकते हैं। देखिए, नए राज्यों का उदय, कारण के बाद नए राज्यों का उदय। 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूह में बांटा जा सकता है। पहला, अवध, बंगाल व हैदराबाद। अवध, बंगाल व हैदराबाद। आगे मैं पूरा कंटेंट नहीं पढ़ूंगा, इसलिए नहीं कि वीडियो को, लेक्चर को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। आपको समझा दे रहा हूँ कि नेचर, प्रश्न का नेचर क्या है, मेन बॉडी में क्या होना चाहिए, कंक्लूजन में क्या होना चाहिए। अब आप खुद से एक बार मेहनत करेंगे। जब आप खुद से मेहनत करते हैं ना तो बहुत कुछ सीखते हैं। आपको कोई गाइड कर रहा है, गाइड करने के बाद जब खुद से उस पर कुछ मेहनत करते हैं, खुद से समझना, ये पढ़ने के बाद खुद से जा कर के आपके बाद एनसीईआरटी फिर से पढ़नी चाहिए। क्लास 7th का ये चैप्टर पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद मैं जो बता रहा हूँ कंटेंट या एनसीईआरटी में लिखे गए कंटेंट को हूबहू उतारना भी नहीं चाहिए। मैंने कई सारे अभ्यर्थियों को देखा है कि आंसर में क्या करते हैं कि कहीं से वो कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं तो जो कंटेंट लिखा होता है हूबहू उसको उतार देते हैं। नहीं, आप इसको पढ़िए, इसके मर्म को निकालिए, इसके निचोड़ को निकालिए कि ये पूरी लाइन कहना क्या चाहती है। फिर अपनी परिष्कृत जो आपकी भाषा शैली है, आपकी जो हिंदी की भाषा शैली है, उसके साथ आप आंसर लिखिए, आपके नंबर बढ़ेंगे। ये कि नहीं, मतलब जैसे कोई अवधि क्षेत्र का होता है तो अवधि भाषा बहुत ज़्यादा यूज होने लगती हैं। भोजपुरी क्षेत्र का है तो उसमें भोजपुरी, उसकी जो भाषा वो ज़्यादा हावी होने लगती है। ये नहीं होना चाहिए। एक जो मानक है आंसर लिखने का, जो भाषा शैली है, जो लैंग्वेज स्टाइल हो, उसमें लिखा जाना चाहिए। हूबहू कंटेंट नहीं आपको कॉपी पेस्ट करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये आप में अपने अंदर आप क्षमता लाइए, राइट। तो मेन बॉडी में जो पहला पॉइंट आपका होगा, आप जो फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे वो लिखेंगे अवध, बंगाल व हैदराबाद। इन तीनों इन राज्यों के संस्थापक क्रमशः शहादत खां, ये अवध के संस्थापक थे, मुर्शीद कुली खां बंगाल के, और आसफ जहाँ हैदराबाद, ऐसे ये व्यक्ति थे जिन्होंने इन क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित किया। आगे आप इसमें देखें तो जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे, हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। आप इसको भी बता दीजिए, राइट। आप ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुगल सत्ता कमज़ोर हुई। तो ये कुछ क्षेत्र अवध, बंगाल व हैदराबाद अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। हालांकि स्वतंत्र तो घोषित किया, लेकिन उन्होंने मुगल बादशाह से अपने औपचारिक तौर पर संबंध बनाए रखे। दूसरा पॉइंट आप लिखें कि ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे, इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। अब देखें इसका कंटेंट आगे हमें कहाँ मिलेगा, ये देखिए, 1 मिनट। बंगाल ये सब नहीं है, ये वो डिटेल्स हैं। आप देखें तो जो बंगाल क्षेत्र अभी आपने ऊपर देखा कि बंगाल हो गया, फिर इसके बाद ये अवध हो गया। वही जो पहला पॉइंट आपने नहीं लिखा था उसी को थोड़ा विस्तार करके बताया गया है कि हैदराबाद, अवध और बंगाल के बारे में। अब जो दूसरा पॉइंट है उसके हिसाब से, अब वो ऊपर जो मैंने हाईलाइट किया है उसके बाद आप इसमें ये कंटेंट जोड़ेंगे कि जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। तो ये स्थितियां जो पैदा हो रही हैं कि राज्यों पर कब्जा करने का, नागौर को मिला लेने का, ये कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि मुग़ल सत्ता कमज़ोर हो जाने के बाद किस तरह से जो भी शासक वर्ग थे ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों को मिला रहे हैं, जीत रहे हैं और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं। तो ये परिदृश्य कहीं ना कहीं ये सिद्ध कर रहा है कि जो भारत 18वीं शताब्दी के मध्य का जो भारत था वो विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित हो चुका था। इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही थी और ये स्थितियां जब मुगल सत्ता वर्चस्व में थी, केंद्रीय शक्ति के रूप में थी, तो ये चीज़ें नहीं दिख रही थी। तीसरी श्रेणी में आप देखेंगे तो मराठे, सिख और जाट के राज्य आते हैं। इन्होंने मुगलों से स्वतंत्रता छीन ली थी, मतलब इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद इन्होंने मुगलों से स्वतंत्रता छीन ली थी। मराठा और सिख और जाट ये सभी 18वीं शताब्दी में अपने आप को किस तरह से स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं, इसका परिदृश्य, इसके कंटेंट देखने हो तो थोड़ा आगे अब हम चलते हैं। देखिए, सिख देखेंगे, सिख
1708 में गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। राइट, ये देख रहे हैं, अपने शासन को सार्वभौम बताया। उसी तरह आगे आप देखें तो मराठा का देखें, मराठा 1720 से 61 के बीच में मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। ये देख रहे हैं 1720 से 1761 18वीं शताब्दी का वो पीरियड, इसमें उसने सने सने और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य को सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। देख रहे हैं, मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए और 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। राइट, फिर इसके बाद देखें तो जो जाट हैं, नेता चूड़ामन के नेतृत्व में जाटों ने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली के आगरा के दो शाही शहरों के बीच क्षेत्र में होना शुरू हो गया। इतने कंटेंट आपके लिए पर्याप्त हैं। आप जो मैंने बात की आप ध्यान दीजिएगा। जब प्रश्न पूछा था कि किस तरह से जो 18वीं शताब्दी का भारत था, मध्य भारत था, 18वीं शताब्दी के मध्य का जो भारत था विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था, विखंडित राज्य तंत्र, तो मैंने ये पूरे कंटेंट में आपको वही कंटेंट दिखाने की कोशिश की है जो ये सिद्ध कर रहे हैं कि कहीं न कहीं भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से ग्रसित हो चुका था। हर जो शासक वर्ग थे, मराठा, सिख, जाट, मुर्शीद कुली खां, आसफ, जो भी थे, उन्होंने अपने अपने राज्य को किस तरह से स्वतंत्र घोषित किया मुगल सत्ता के कमज़ोर होने के बाद, उन्हीं कंटेंट पर जोर दिया है। इस बात को समझिएगा। राइट, अब देखिए ये मेन बॉडी में होने के बाद अब बारी आती है निष्कर्ष की। अब निष्कर्ष में क्या होना चाहिए, जब मुगल सत्ता कमज़ोर हो गई, अब केंद्रीय सत्ता कोई रह नहीं गई और विखंडित राजतंत्र की स्थिति पैदा हो गई, तो इसका फ़ायदा उस टाइम पे अब कौन उठाएगा। आपको मालूम है कि 18वीं शताब्दी में अब धीरे धीरे अंग्रेज अपने आप को व्यापारिक से राजनीतिक की ओर मूव करने के बारे में सोचने लगे थे, क्योंकि 1757 प्लासी का युद्ध हुआ जो कि वो एक छद्म युद्ध था, एक मतलब धोखे से हराया गया था सिराजुद्दौला को 1757 के प्लासी के युद्ध में। लेकिन उसके बाद भी जो स्थिति थी ना, वो अंग्रेज़ों के अनुकूल नहीं हो पा रही थी। तो उनको ये एहसास हो रहा था यार कि अब हमें व्यापार के साथ व्यापार को अपने बढ़ाने, अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है, तो हमें भारत के राजनीतिक सत्ता को कंट्रोल में खुद लेना होगा। तो 1764 का बक्सर का आप युद्ध देखते ही हैं। तो जिस तरह से मुगल सत्ता कमज़ोर हुई, भारत के जो भी शासक वर्ग थे उनमें एकता का अभाव था, वो खुद अपने आप को जब छोटे छोटे क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे, तो ये जो अंग्रेज़ थे उन्होंने दूरदर्शी सोच रखते हुए इनको कैसे अपने अंदर कंट्रोल में लाना है उसके बारे में वो काम करना शुरू कर दिए। अब बात ये है कि उस टाइम पे मराठा शक्ति बहुत तेज़ी से उभर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मराठा मुगल सत्ता को चुनौती देकर के जो भारत पर कब्जा होगा अब वो मराठा का होगा, उस दौर में ऐसा लग रहा था। लेकिन 1761 के प्लासी के युद्ध में जब मराठाओं की हार हुई ना, ये सिद्ध हो गया कि अब मराठा भी शासन नहीं कर पाएंगे। अब मुगल सत्ता कमज़ोर होगी, मराठा भी नहीं आ पाएंगे। तो अंग्रेज़ों ने इसकी जगह ले ली और 1764 के युद्ध, बक्सर के युद्ध के बाद उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से स्थापित किया और दिल्ली तक जाने का उनका रास्ता साफ हो गया। तो ये जो पूरा मैंने अभी डिस्कशन किया है, ऐसा नहीं है कि ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये और भी अदर जो क्लास के एनसीईआरटी हैं, जब आप पढ़ेंगे इसके और भी चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये जो मैंने अभी बात की है निष्कर्ष के तौर पर, ये आप चीज़ें समझ पाएंगे। तो निष्कर्ष में क्या होना चाहिए, मैंने जो यहाँ पे निष्कर्ष लिखा है वो ये है कि भारत के राजतंत्र का विखंडित ये स्वरूप, देखिए मैंने हिस्ट्री के जो निष्कर्ष होते हैं मैंने देखा है कि जैसे मान लीजिए असहयोग आंदोलन पर कोई लिख रहा है, या जो भू राजस्व नीतियाँ थी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, राइट, तो ये सब जो भू राजस्व नीतियाँ थी, उनके जब बच्चे गुण और दोष बताते हैं और जब निष्कर्ष में आते हैं तो लिख देते हैं कि इन्हीं नीतियों की वजह से आज भी भारत की जो भू राजस्व नीतियाँ हैं, उन अंग्रेज़ों की इन नीतियों की वजह से ही आज भी भारत, वर्तमान में जो भारत का जो कृषि क्षेत्र है वो भी पिछड़ा हुआ है। मतलब हिस्ट्री के प्रश्नों को वर्तमान से जोड़ करके इस तरह से लिखना ठीक है, हो सकता है कि ये मैंने अभी इस बीच में देखा है कि कई सारे बड़े अध्यापक हैं जो इस पर बात कर रहे हैं कि इस तरह के हिस्ट्री के प्रश्नों को
मॉडर्न से आधुनिक वर्तमान के भारत से जोड़ करके लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर क्या है कि आप यदि अस्थाई जो भूरजस नीतियाँ अंग्रेज़ों के टाइम की हैं उन नीतियों को बता रहे हैं, गुण और दोषों को बता रहे हैं, फिर बाद में निष्कर्ष लिखिए कि इन्हीं नीतियों का परिणाम भारत की स्वतंत्रता के संदर्भ में क्या रहा, ये नीतियाँ कैसे भारत के स्वतंत्रता के लिए उत्तरदायी हुई, भारत की स्वतंत्रता के लिए उत्तरदायी हुई। कुछ इस मोड में आपको लिखना चाहिए कि भूरजस नीतियों का ही परिणाम रहा, सहायक संधियों का परिणाम रहा, विलय नीति जो डलहौजी की थी, इन नीतियों का ही परिणाम रहा कि 1857 की क्रांति होती है। और ये 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। हालांकि उसके पक्ष और विपक्ष में भी बातें होती हैं, लेकिन देखा जाए तो एक बड़े स्तर पर जो क्रांति देखने को मिली अंग्रेज़ों के विरुद्ध वो 1857 की क्रांति है। लेकिन उसके पीछे को उत्तरदायी कारण क्या है? ये सभी भूरजस नीतियाँ हैं, विलय नीति है, सहायक संधि हैं, ये सभी कारण हैं 1857 की क्रांति के। हालांकि ये दीर्घ मतलब तात्कालिक कारण नहीं है, लेकिन 1857 की क्रांति के तो कारण है ही है। अब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति से जो जनता भारत की थी उसने क्या सीख ली, जिसका परिणाम आ गया असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन पर पड़ा। तो इस तरह से लिंक होते हुए हमारी हिस्ट्री के जो प्रश्न होते हैं उनका जो होना चाहिए ये निष्कर्ष होना चाहिए, निष्कर्ष में ज़्यादा जोर होना चाहिए कि इन सब का परिणाम भारत की स्वतंत्रता पर क्या पड़ा। अब ये निष्कर्ष आप पढ़ें तो हालांकि इसमें तो ऐसा बता नहीं सकते कि भारत की स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, वो थोड़ा देखिए। भारत के राजतंत्र का विखंडित ये स्वरूप अंग्रेज़ों के लिए एक अवसर साबित हुआ। अभी इस टाइम पे तो अंग्रेज आ ही रहे हैं ना, तो अब कैसे आप बता देंगे कि इसका भारत की स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये विखंडित ये जो स्वरूप थे अंग्रेज़ों के लिए एक अवसर के रूप में साबित हुआ। परिणाम स्वरूप पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की अब्दाली से हार एवं 1764 में बक्सर युद्ध की विजय के पश्चात अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सत्ता के रूप में स्थापित हुए। कौन हुए? अंग्रेज। अंग्रेज़ों ने एक अवसर के रूप में देखा और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद अपने आप को एक केंद्रीय सत्ता के रूप में स्थापित करने लगे। समझ रहे ना बात को? विखंडित राजतंत्र, जिस तरह से मुगल सत्ता कमज़ोर हुई, विखंडित राजतंत्र की स्थिति देखने को मिली। और जब लग रहा था कि मराठा अब भारत पर शासन करेंगे, लेकिन 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद इनकी भी हार हो गई, तो ये सिद्ध हो गया कि अब अंग्रेजी ही क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे राजनीतिक सत्ता की ओर। और 1764 में बक्सर युद्ध के बाद उन्होंने अपनी सर्वोच्चता सिद्ध की अंग्रेज़ों ने, क्योंकि प्लासी का युद्ध उन्होंने धोखे से जीता था और 1764 में युद्ध जो था वो खुला युद्ध था, उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं थी। उन्होंने जो बंगाल के नवाब थे उनको हरा करके उन्होंने सत्ता पर अपना कब्जा किया और दिल्ली तक का उनका रास्ता साफ हुआ। तो इस तरह से कुछ निष्कर्ष होना चाहिए आपका। अब चलते हैं, जो स्टूडेंट ने जो आंसर लिखा उसको ज़रा पढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न को पढ़ूं वो ज़रूरी नहीं, लेकिन डियर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस तरह की गलतियां प्लीज़ मत आप लोग करिए, मात्रात्मक अशुद्धियाँ ना करिए, राइट। और ओके, चलिए अब जो बच्चे ने प्रश्न लिखा वो ये है, मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित होती राजतंत्र की पीड़ा से ग्रसित था। अनेक कारण जिम्मेदार थे जिसमें भारत के आगे आने वाले भविष्य की नींव रखी। तात्कालिक कारकों से अनेक परिस्थितियों का जन्म हुआ जिसने भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रकृति को प्रभावित किया। मुगलों का पतन 1707 में औरंगजेब के अपने शासन से ये क्या है, थोड़ा डियर आंसर को ना बहुत जो शब्द आप लिखते हैं बहुत अस्पष्ट लिखा करिए। मैंने कई सारे अभ्यर्थियों को देखा है कि उनके जो शब्द होते हैं वो पठनीय नहीं होते। एक तो आप आंसर भी ठीक नहीं लिखते, मान लीजिए कई सारे हैं जो आंसर अच्छा नहीं लिखते और शब्द भी अपठनीय हो जाते हैं, तो एग्ज़ामिनर वहाँ पे आपके नंबर काटता है। हालांकि यहाँ पर आपने अभी लिखना शुरू किया है, आपने लिखना शुरू किया और कोशिश की लिखने की, आंसर लिखने की शुरुआत की, वो बड़ी बात है। क्योंकि मैंने कई सारे अभ्यर्थियों को देखा है जिन्होंने फाउंडेशन बैच तक पूरा कर लिया है, लेकिन जब आंसर लिखने बैठते हैं तो हाथ कांप जाते हैं, बोलते हैं सर भूमिका लिख लिए बड़ी सोच करके, फिर आगे स्पष्ट रूप से लिख देते हैं सर इसके आगे समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपने कम से कम 150 शब्दों में कुछ लिखने की तो कोशिश की, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने जो ये आंसर लिखा है, यदि मैं यहाँ पर गलतियाँ आपके गिनाऊँगा तो आप ये समझिए कि इसमें आपकी हार नहीं है,
उन लोगों की हार है जिन्होंने अभी लिखना ही नहीं शुरू किया। आपने तो लिखना शुरू किया ना, ये आपकी शुरुआत है डियर। आप ऐसी कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि आपने आज लिखने की शुरुआत की है, एक टाइम के बाद बहुत अच्छा आंसर लिखेंगे। बस ध्यान रहे आंसर राइटिंग पे थोड़ा आपकी लेखन शैली नहीं सुधर रही है, कोशिश करिए शब्दों को आप और स्पष्ट लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे आपने जिस तरह से लिखा है ये एहसास होता है कि आप और अच्छे से शब्दों को लिख सकते हैं। जो गलतियां कर रहे हैं मात्रात्मक अशुद्धियां, उस पर आप ध्यान दे लीजिए, और जो सजेशन अभी दिया मैंने इसके पहले जो डिस्कशन किया उसको थोड़ा समझिए, उस हिसाब से आंसर लिख करके सबमिट कीजिए। राइट, इस तरह से लिखने की आपकी कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर अब जो आपने हेडिंग डाला है क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव, या जो भी लिखा है आपने, यहाँ पर आपने जो ये इस तरह से लिखा है ना कि जैसे लग रहा है ये एक पॉइंट है आपका, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस तरह से नहीं करना है। आपको एक ही पैरा में कारणों को समेटते हुए बताना है कि किस तरह से मुगल सत्ता कमज़ोर होती है और परिणाम स्वरूप ये स्थिति देखने को मिलती है जो मैंने पीछे बात की है। राइट, आप उसके हिसाब से निष्कर्ष लिखिए। ओके, तो एक चीज़ और मैंने जब बताया कि आप इस तरह से मतलब मत लिखिए। मान लीजिए एक टाइम के लिए मैं ये मान लूँ कि आपने ये भूमिका लिखी है, तो मैंने अक्सर कहा है कि जब आप दूसरा कुछ लिखना शुरू करते हैं, दूसरा पैरा लिखना शुरू करते हैं, तो शुरू के 15 से 20% स्थानों को भी छोड़ दें। राइट, तो ये आप करिए भूमिका में। फिर इसके बाद लिखा गया है कि केंद्र की पकड़ कमज़ोर होने के कारण, ये सब तो भूमिका में होना चाहिए डियर, अनेक महत्वाकांक्षी राजे रजवाड़े ने अपने क्षेत्र पर पकड़ बनाई, जैसे राजपूत, दक्कन में मराठा, पंजाब में सिख, बंगाल में नवाब, निज़ाम, जाट, ETC। डियर ये सब नहीं लिखना, ये और जो भी आप लोग देख रहे हैं यही सीखना है। आप इंग्लिश जो वर्ड है उसका यूज़ मत करिए, देवनागरी लिपि में लिखिए, या ETC की जगह आप आदि लिख दीजिए ना, इत्यादि लिख दीजिए, ETC क्यों लिख रहे हैं। ओके, चलिए। यूरोपीय, गलत मत लिखिए, यूरोपीय शक्तियों का प्रसार भारत की समृद्धि और मसालों की प्रसिद्धि के कारण अनेक यूरोपीय शक्तियाँ इसकी तरफ आकर्षित हुई, जिस फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच और अंत में अंग्रेजी ईस्ट कंपनी जिसे लगभग 200 वर्षों तक भारत का समग्र शोषण किया। ये कहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि भारत विखंडित राजतंत्र से ग्रसित था। आंसर तो, प्रश्न तो समझो ना, प्रश्न में आपके मेन बॉडी में वही कंटेंट होने चाहिए जो सिद्ध करते हो कि भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से ग्रसित था। ये सब तो आप बताने लगे कि भारत की समृद्धि की वजह से अंग्रेज ये सब डच क्यों आए भारत, ये सब कहाँ बताने की ज़रूरत है। ईमानदारी एवं ये क्या है, भरोसे में सरकारी ढील, मुगलों से ही यह शक्ति समय समय पर अनेक गुट एवं दल बने और लोभ लालच के कारण टूटते भी रहे। उदाहरण के लिए मीर जाफ़र जो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ा और भारत का भविष्य बाहरी ताकतों को सौंप दिया। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये सब अनावश्यक विस्तार है। राइट, मेन बॉडी में आप वही लिखिए जो मैंने अभी इसके पहले का डिस्कशन किया है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। ये सब मत बनाया करिए, ज़्यादा अच्छा है कि आप यहाँ से भारत यहाँ से लिखना शुरू करें, और ये जो इतना गैप दे रहे हैं ये गैप ना दें, कम से कम यहाँ से लिखना शुरू करें। राइट, ओके। भारत में उभरते इन कारकों ने न केवल तात्कालिक, ये भी मुझे गलत लग रहा है, तात्कालिक स्थितियाँ प्रभावित की, बल्कि भविष्य में शोषण के रास्ते को खोल दिए थे। उस विखंडित राजतंत्रीय प्रणाली ने भारत की अंग्रेज़ों का गुलाम बना दिया, जिससे हमारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे की न केवल प्रभावित किया बल्कि बदल कर रख दिया। चलिए, खैर जो मैंने निष्कर्ष पीछे बताया है आप खुद से सोच सकते हैं। यदि आपने ये निष्कर्ष लिखा है और मैंने जो निष्कर्ष लिखा है, दोनों की तुलना करेंगे तो आपको और अच्छे से बात समझ में आएगी। हाँ, जो सर ने बताया वो निष्कर्ष लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, और आप लोग भी समझ रहे होंगे कि जो मैंने निष्कर्ष पीछे बताया है उस निष्कर्ष को लिखिए। और डियर, जिस बच्चे ने इस आंसर को लिख करके भेजा है, आपकी कोशिश सच में मैंने अब तक कितने सारे आंसर चेक किए हैं, लाखों आंसर चेक करने के बाद मुझे जो एहसास है कि आपने इतना जो शुरुआत की है वो सच में बहुत सही है। बिल्कुल भी आपको यहाँ पर ये सोचने की ज़रूरत नहीं है अरे यार मेरी तो इतनी गलती निकल गई, नहीं। फिर भी आप इतना आंसर लिख रहे हैं, इस स्थिति में भी आपको 10 में 2 नंबर दिया जा सकता है। राइट, आपके इस प्रयास का, आपने जो आंसर लिखने की कोशिश की इसके लिए। और मैं उन लोगों के लिए भी कहूँगा जो उन्होंने अभी आंसर लिखना शुरू ही नहीं किया, वो अब सोइए मत भाई, आंसर लिखना शुरू करिए, क्योंकि वो टाइम कभी नहीं आएगा जब आप सोचेंगे कि मैं समय निकाल करके आंसर लिखूंगा बाद में, फिर उस टाइम पे आप लिख नहीं पाएंगे, आपके हाथ कांपने लगेंगे। तो जो
यूपीएससी हिंदी संस्थान के द्वारा सृजन बैच भी चालू है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं आंसर राइटिंग की अच्छी प्रैक्टिस के लिए। ध्रुव बैच है, राइट, एनसीईआरटी बैच है। ये सब चीज़ें आप क्या है बेसिक आपका तैयार करती हैं, जो यूपीएससी जो आप सीधा जा कर के मतलब बड़ी बड़ी कोचिंगों में मैं देखता हूँ कि आप एडमिशन ले लेते हैं, तो वहाँ की करने के बाद भी आपको दोबारा आकर के यही सब चीज़ें करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट, एनसीईआरटी फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और आंसर राइटिंग आप नहीं जब तक इग्नोर करेंगे वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो आंसर राइटिंग से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। जो भी आपको कमेंट करना है, जो भी कुछ प्रश्न है वो भी आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। नमस्कार।